टॉपिक इज आर डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच part of earning should be distributed among shareholders by way of dividend and how much should be retained for meeting future need as retained earning. It is also called residual decision. डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है, डिविडेंड का मतलब होता है कि जो सैलरी का कुछ प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो आप अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं, जो आप बांटते हैं, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन में जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो ये चेक करता है कि उसको कितना पैसा शेयर होल्डर्स को देना है प्रॉफिट में से। अगर ज़्यादा इन्वेस्ट उसको फ्यूचर वो देखता है कि कितना उसको क्रेडिटर को पे करना है, कितना लोगों किसको पे करना है। अगर बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर उधार रहता है तो वो कम प्रॉफिट में से कम हिस्सा देता है, अपने शेयर होल्डर्स में बांटता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कोई उधार नहीं रहता है, कंपनी एकदम फ्री रहती है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड देता है, प्रॉफिट का पार्ट ज़्यादा देता है। ठीक है, अगर फाइनेंशियल मैनेजर को लगता है कि आगे आने वाले समय में उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी के, तो वो कम डिविडेंड बांटता है शेयर होल्डर्स के बीच में। और अगर कंपनी को लगता है, फाइनेंशियल मैनेजर को लगता है कि उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसे की, तो वो अपने को क्या करता है, वो जो प्रॉफिट हुआ रहता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड के रूप में बांटता है शेयर होल्डर्स के बीच में। तो डिविडेंड डिसीजन यही होता है कि कितना प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को देना है, कितना रखना है, क्या करना है, ये सब डिसीजन डिविडेंड डिसीजन के अंदर में आता है। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन में आपको ये भी देखने को मिलता है कि अगर आप प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अपने पास रख रहे हैं, कंपनी अपने पास रख रही है, तो उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, सेविंग के फॉर्म में वो रहता है। ठीक है, और अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बांट रही है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, अपने उनके कंपनी का जिसने शेयर खरीदा है उसको दे रही है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड के रूप में बांटना उनको। ठीक है, तो यही हमारा है। तो जब अगर बहुत ज़्यादा कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो देखेगा कि पैसे की ज़रूरत ज़्यादा है, तो वो डिविडेंड कम बांटेगा, पार्ट प्रॉफिट का कम देगा अपने शेयर होल्डर्स को। अगर वो देखेगा कि कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में से हिस्सा शेयर होल्डर्स को देगा। यही होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। इसका एक और नाम है रिशेड्यूल डिसीजन। ठीक है, इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन क्या क्या, वो डिविडेंड जब आप बांटते हैं प्रॉफिट में से पैसा अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके इस डिसीजन में इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अफेक्ट डालते हैं। अर्निंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा डिविडेंड बांटा जाएगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड बांटा जाएगा। ठीक है, तो अर्निंग पे डिपेंड कर ये डिसीजन रहता है। ज़्यादा अर्निंग ज़्यादा शेयर होल्डर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स को बांटा जाएगा, कम अर्निंग कम से कम शेयर होल्डर को बांटा जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग कैसी है, वो भी आपके डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करता है। अगर स्टेबल है आपकी अर्निंग कि 1 करोड़ रुपये साल में आप हर साल कमा रहे हैं, स्टेबल है ये, तो आपको पता रहेगा कि आपको 1 करोड़ रुपये आएगा ही आएगा हर साल, आप उस हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बांटेंगे। लेकिन अगर किसी साल 1 करोड़ रुपये कमाई हो रहा है, किसी साल 1 लाख रुपये कमाई हो रहा है, तो इस तरह से रिस्क ज़्यादा रहता है, तो जो कंपनी होगी वो कम से कम डिविडेंड बांटेगी अपने शेयर होल्डर्स को। कैश फ्लो पोजीशन, डिविडेंड बांटने का मतलब हुआ, प्रॉफिट बांटने का मतलब हुआ कि आउटफ्लो ऑफ कैश, ज़्यादा से ज़्यादा कैश बाहर जाना, क्योंकि आपको प्रॉफिट में से सबका कई बार लेबर्स का, कई लोगों का पेमेंट कंपनी को करना रहता है। तो अगर आउटफ्लो कैश का ज़्यादा है तो कंपनी क्या करेगी, कम डिविडेंड बांटेगी। अगर कैश का आउटफ्लो कम है तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड बांटेगी, प्रॉफिट में से हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा बांटेगी लोगों को। पैसा कम बाहर जाएगा तो जाहिर सी बात है कंपनी में पैसा ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स को उसका फ़ायदा मिलेगा। पैसा बहुत ज़्यादा बाहर जाएगा, आउटफ्लो ज़्यादा होगा पैसे का, तो कंपनी कम से कम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटेगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, अगर कंपनी को लगेगा कि आने वाले टाइम में उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कई जगह पे, कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नए नए, कंपनी को कमाने का मौका मिलेगा, तो कंपनी प्रॉफिट में से ज़्यादा हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रख लेगी, सेविंग के रूप में रख लेगी। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग मतलब सेविंग, रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे है, इसका मतलब होता है सेविंग।
तो अगर कंपनी को लगेगा कि आगे आने वाली समय में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कंपनी को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंपनी जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेगा प्रॉफिट को, और प्रॉफिट में से डिविडेंड कम से कम बांटेगा, ठीक है। और अगर कंपनी को लगता है कि कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, आगे कंपनी हमारी ठीक है, ग्रोथ कर लेगी, बिना पैसे के कोई भी ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा, तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या, कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अगर नहीं होगी तो कंपनी अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स में बांट देगी, ठीक है। आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब है कि जो पैसा आप अपने शेयर होल्डर को हर साल, मान लीजिए मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मुझे हर साल वो कंपनी 1 लाख रुपया क्या कर रही है, अपने कमाई में से दे रही है, तो ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड कि स्टेबल है, मुझे हर साल 1 लाख रुपये मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो कंपनी, अगर कोई कंपनी क्या कहते हैं, उसकी अर्निंग अगर किसी कंपनी की स्टेबल है तो उसकी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये भी फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। क्या मतलब है इसका, बहुत ध्यान समझिएगा। जो कंपनियां, कुछ कंपनी होती हैं जो पॉलिसी फॉलो करती हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ कंपनियां, मेरी कंपनी है खेतान इंडस्ट्री, ठीक है, वो क्या कर रही है, ये पॉलिसी फॉलो कर रही है कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनको हर साल, चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे कितना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो कंपनी को, तो भी हर साल उन्हें एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा 1 लाख रुपए का, ठीक है, एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा 1 लाख रुपए का। तो कई कंपनियां ये फॉलो करती हैं कि डिविडेंड हम देंगे, वो फिक्स्ड अमाउंट देंगे, चाहे कोई कितने कंपनी को कितना भी मुनाफा हो, कितना भी घाटा हो, एक फिक्स्ड अमाउंट का ही डिविडेंड इन्वेस्टर को मिलेगा जो इन्वेस्ट करेगा हमारी कंपनी में, ठीक है। और इसमें 3 टाइप के स्टेबल डिविडेंड दिए जाते हैं। किस किस तरह, कॉन्स्टेंट डिविडेंड पर शेयर, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। इसमें क्या होता है, पर शेयर के हिसाब से कंपनी क्या करती है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करती है हर साल, ठीक है। जैसे 10% डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने कितना भी इन्वेस्ट किया उस पर 10% आपको उसका डिविडेंड मिलेगा। जैसे 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया तो उसका 10% हर साल मिलेगा, यानी कि 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये होता है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। इसमें नेक्स्ट आता है हमारा क्या आता है, कांस्टेंट पे आउट रेशियो। कांस्टेंट पे आउट रेशियो में क्या होता है कि जैसे प्रॉफिट के ऊपर होता है, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट होगा ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट होगा कम डिविडेंड। जैसे 10% ऑन प्रॉफिट सो डिविडेंड कीप्स ऑन चेंज, इसमें क्या होता है, डिविडेंड चेंजिंग पोजीशन पे रहता है। ये क्या है, कांस्टेंट डिविडेंड, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट के हिसाब से सेट किया जाता है डिविडेंड देना। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या आता है, लास्ट इसका पार्ट आता है हमारा कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड, ठीक है। इस स्कीम में क्या होता है कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर दिया जाता है। अगर प्रॉफिट क्या होता है, ज़्यादा होता है तो एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड। ये 3 तरह के हमारे स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में आता है। नेक्स्ट हमारा है प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर आता है। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर मतलब ये जो हमारा डिविडेंड का डिसीजन है वो प्रेफरेंस के हिसाब से भी चेंज होता है शेयर होल्डर के। कुछ शेयर होल्डर जो गरीब हैं या ओल्ड हैं उनको अपना फिक्स टाइम पे डिविडेंड चाहिए होता है, तो कंपनी उनको फिक्स टाइम पे डिविडेंड देती है। लेकिन कुछ जो शेयर होल्डर वेल्दी हैं और जो यंग है, जो जिनको 1 महीने बाद भी अगर डिविडेंड दे तो चलता है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं कंपनी से, तो कंपनी उस तरीके के शेयर होल्डर्स चाहती है जो यंग हो और वेल्दी हो, ताकि डिविडेंड का डिसीजन लेने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उनको 1 महीने बाद भी डिविडेंड दे, अगर 1 महीने बाद भी प्रॉफिट में से कुछ पार्ट दे दें, 1 महीने बाद भी, मान लीजिए आज देना है लेकिन कंपनी अगर 1 महीने बाद थोड़ा सा बढ़ा के दे दे तो भी वो वेट कर लेते हैं। लेकिन जो ओल्ड एज पीपल है या जो ऐसे शेयर होल्डर हैं जो गरीब हैं कंपनी के, उनको तुरंत पैसा टाइम पे चाहिए होता है। तो डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, कंपनी चाहती है कि वो शेयर होल्डर उनके यंग और
वेल्दी हों, और इससे भी इस डिसीजन पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, यंग और वेल्दी शेयर होल्डर्स को कभी भी पैसे दे सकते हैं, लेट से भी दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं करते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, कंपनी के ऊपर अगर ज़्यादा टैक्स लगाया गया है तो प्रॉफिट में से ज़्यादा एक्सपेंस होगा, ज़्यादा टैक्स जाएगा, ज़्यादा टैक्स जाएगा तो जाहिर सी बात है जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा, कम होगा। डिविडेंड जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा, जो शेयर होल्डर्स में बंटना होगा, वो कम बटेगा। कंपनी के ऊपर अगर टैक्सेशन पॉलिसी लाइट है, हल्की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और कंपनी उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर होल्डर्स को बांट पाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन में क्या है कि जब भी कोई कंपनी को ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा कैपिटल की, तो वो अरेंज करता है इशू करके शेयर से या डिबेंचर से, स्टॉक मार्केट या अपने रिटेन्ड अर्निंग से। इन 3 जगह से कंपनी अपना पैसा जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो निकालता है। ठीक है, तो फंड क्या है, अगर कंपनी को लगता है कि वो अपना बचा के पैसा रिटेन्ड अर्निंग यूज़ करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, सेविंग करके आगे बढ़ाना चाहती है, तो वो कम डिविडेंड बांटेगी। और कंपनी को लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से डिवेंचर दे के या शेयर बेच के अपना कंपनी को जो है कंपनी के पास पैसा कलेक्ट करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, कम से कम जो है डिविडेंड बांटेगी। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, जब भी कम, इसमें क्या होता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन में फिर से समझ लीजिए 3 तरीके से कंपनी अपना पैसा, कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी 3 तरीके से पैसा जो है व्यवस्था करती है। पहला शेयर इशू करके, दूसरा डिवेंचर इशू करके, तीसरा अपने रिटेन्ड अर्निंग को यूज़ करके, जो उसका सेविंग है। तो कंपनी अगर चाहती है अपना रिटेन्ड अर्निंग यूज़ करना, सेविंग यूज़ करना, तो वो स्टार्ट करेगी कम से कम डिविडेंड बांटना, कम से कम वो डिविडेंड बांटेगी शेयर होल्डर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है सेविंग में चला जाए, रिटेन्ड अर्निंग में चला जाए। ठीक है, और अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिबेंचर और शेयर अपना इशू करती है, ठीक है, इससे पैसा कलेक्ट करती है, तो वो क्या कर सकती है, इस तरह से भी पैसे को कर सकती है। तो इसमें ये सब भी इसमें डिविडेंड डिसीजन में आता है। नेक्स्ट हमारा है लीगल रिस्ट्रिक्शन। लीगल रिस्ट्रिक्शन में क्या आता है, कंपनी एक्ट बनाया गया है, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता है कुछ पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन है। ठीक है, कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट है या पास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो और जो भी फंड है ये सब पे करना ही करना पड़ता है कंपनी को। कंपनी अगर कुछ नहीं कमाई है, कोई इस साल मान लीजिए कंपनी का कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो भी वो डिविडेंड उसको कई बार देना पड़ता है। ये लीगली क्या है, कंपलसरी है। तो कंपनी को अपना पूरा मैनेज करके चलना पड़ता है अगर उसको जो है इस मार्केट में रहना है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट का मतलब है जब कंपनी लॉन्ग टर्म लोन ले लेती है या कुछ भी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, तो कंपनी क्या रहती है, कंपनी कम से कम, जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10 करोड़ का लोन ले लिया और हर साल वो प्रॉफिट में से कम डिविडेंड बांटेगी, कम से कम अपने शेयर होल्डर्स को जो है देगी उसमें से निकाल के, ठीक है, पैसा, क्योंकि उसको ये 10 करोड़ का लोन और इंटरेस्ट दोनों चुकाना है इसलिए। नेक्स्ट हमारा था स्टॉक मार्केट रिएक्शन। अगर कोई कंपनी है मान लीजिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड बांट रही है तो उसका वैल्यू अच्छा होगा स्टॉक मार्केट में। अगर कोई कंपनी है कम से कम डिविडेंड बांट रही है तो उसका वैल्यू क्या होगा, मार्केट में गिरेगा, क्योंकि लोग समझेंगे कि इसके पास क्या है, पैसा देने की स्थिति नहीं है। ठीक है, दिस वॉज ऑल योर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। नेक्स्ट हमारा आता है बहुत इजी टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइड करना इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू फंड एट द योर डिस्पोजल। अवेलेबिलिटी, डिस्पोजल का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। आपके पास जितना पैसा है उसमें से डिसाइड करना कि आप कितना पैसा कहाँ पे खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे, कौन खर्च करेगा, ठीक है, आपके अवेलेबल फंड में से। ये आपका होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग, एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल, जैसे मान लीजिए कि इधर इस लॉकडाउन में, इस कोविड-19 की सिचुएशन में अगर हमारे फैमिली वाले फाइनेंशियल प्लानिंग करके नहीं चलते, हर साल कुछ पैसा नहीं बचाते, तो आज हम लोग क्या करते, भीख मांगते और टिक नहीं पाते जिस तरह से हम लोग अपने घर में टिके हुए हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इसलिए ज़रूरी है, कि एक कंपनी के लिए भी इसलिए ज़रूरी है, ताकि कंपनी को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़े, जब भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़े, जब भी अच्छा अपॉर्चुनिटी उस कंपनी को दिखे, तो उसको कभी भी पैसे की कमी ना पड़े, वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसकी फ़ंड की वो पूरी हो सके। इसलिए क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, कभी बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ भी नहीं चल सकता।
नेक्स्ट सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का है, सी दैट फर्म डज नॉट राइज रिसोर्सेज अननेसेसरी। अगर कई बार कंपनी के पास क्या है, मान लीजिए कंपनी के पास 50 करोड़ रुपए हैं, उसको 10-20 करोड़ रुपए की जरूरत है इन्वेस्ट करने के लिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी कहता है कि फालतू का पैसा ना इन्वेस्ट किया जाए कहीं पे जहां ना जरूरत हो फालतू का। फाइनेंशियल प्लानिंग ये भी कहता है कि आप कुछ पैसा अपने पास रखें, फालतू रिसोर्सेज का यूज़ ना करें, जहां नहीं जरूरत है वहां भी रिसोर्सेज का यूज़ ना करें। और कई बार क्या है, मान लीजिए कंपनी 50 करोड़ रुपया रखी है और हम फालतू का बैंक से 10 करोड़ रुपया लोन ले लिए, उस पर इंटरेस्ट भर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, कंपनी के लिए घाटा है। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि आपके अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा है, और 10 करोड़ रुपये यहाँ से ले सकते हैं, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है, ये कंपनी का पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ब्यौरा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ताकि रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर सके कंपनी, फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड, ठीक है, कलेक्ट करना ऑप्टिमम फंड को, जितनी जरूरत हो उतना फंड आपके पास अवेलेबल हो, ये कैसे होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग से होगा। मान लीजिए मेरी सैलरी है, मान लीजिए मेरी कंपनी का टर्नओवर है 20 करोड़ रुपए, ठीक है, मेरी कंपनी कमाती है 20 करोड़ रुपए, मान लीजिए प्रॉफिट है ये, ठीक है, हर साल मैं इसमें से 5 करोड़ रुपए बचा के चल रहा हूँ, ठीक है। एक समय आया कि मैंने 10 साल में 50 करोड़ कमा लिए, 50 करोड़ सेविंग कर लिया, इस 50 करोड़ को अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 50 करोड़ की मुझे ज़रूरत पड़ी कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे बैंक से लोन नहीं लेना पड़ेगा, मैं अपना सेविंग यूज़ कर सकता हूँ, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और इस तरह से मेरे पे कोई भी प्रेशर नहीं आएगा EMI का। तो ऑप्टिमम फंड्स का जब भी ज़रूरत पड़ता है कलेक्ट करके, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से ही कलेक्ट करके आप रखते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, और ये आपको हेल्प करता है किस चीज़ में, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में, कि जितनी ज़रूरत है आपके पास उतना फंड टाइम पे रहे, उसका ये क्या करता है, आपको पूरा सेटिंग बैठा के देता है। नेक्स्ट हमारा है फिक्सिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग हमें ये सिखाता है कि हमें कितना कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हमारे पास पैसा है कितना उधार का रहेगा, कितना बोरोइंग रहेगा, कितना हमारा पैसा रहेगा, ओनर्स रहेगा, पूरा ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ये करके देता है कि आपके पास जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आपका वो कैसा रहेगा, कितना आपके पास बोरोइंग का पार्ट रहेगा, कितना आपके पास जो है आपका खुद का पैसा रहेगा, कितना लॉन्ग टर्म लोन आप लेंगे, कितना शॉर्ट टर्म लोन लेंगे, कितना कब आपको कहाँ पे भरना है, कितना शेयर होल्डर को देना है, कितना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉमर्शियल बैंक से कितना लोन लेना है, कितना आपको अपना पैसा लगाना है, सेविंग लगानी है कितनी, ये सब चीज़ें आपको क्या कौन बताता है, फाइनेंशियल प्लानिंग बताता है। नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो हमारा है, ठीक है, वो क्या हमें राइट डिसीजन लेने में भी इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है। जैसे क्या होता है कई बार कि हमने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखा है कि अगले 5 साल में 50 करोड़ रुपए सेव करूंगा और इस 50 करोड़ को स्कूल खोलने में इन्वेस्ट कर दूंगा, तो दिस इज़ व्हाट माय फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, कि 50 करोड़ रुपए मैंने कमाए, उसमें क्या किया, उसमें से 10 करोड़ रुपए मैंने स्कूल खोल दिया, 10 करोड़ रुपए यहाँ, 20 करोड़ रुपए सेविंग कर लिया। तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग है जो हमें राइट डिसीजन करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हेल्प्स इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, जो डे टू डे खर्चा होता है, जो आपकी फैक्ट्री चल रही है उसमें जो लेबर को मशीनरी लानी है, लेबर को पैसा देना है, ये करना है वो करना है, उसमें भी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, हेल्प करता है आपके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। जैसे मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखा है कि 3 साल मेरा स्कूल मान लीजिए अगर नहीं चलता है तो मुझे उसके एक्सपेंस के लिए 3 करोड़ रुपए साइड रखना है, सैलरी देना है टीचर्स को, ये करना है वो करना है, तो ये क्या आता है, ऑपरेशन जो मेरा एक्टिविटीज़ हो रहा है स्कूल में उसको कहीं पे रुकावट नहीं आने देता है। फाइनेंशियल प्लानिंग उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। बेस ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से ही हमारे जो फाइनेंस है उस पर हमारा क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, और कभी भी कंपनी लॉस में जाने नहीं देते हैं हम हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ती है कंपनी को तो पैसा अपने तिजोरी खोल के बैठ जाते हैं कि यहाँ से कंपनी के लिए हम अपने पैसा निकाल सकेंगे। अगर हमको लगेगा कि मेरा स्कूल लॉस में जा रहा है तो जो मैंने सेविंग कर रखी है 50 करोड़ की वो मैं न्यौछावर कर दूंगा अपने स्कूल के ऊपर। सो फाइनेंशियल कंट्रोल भी रहता है हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। मैंने बता ही दिया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं अपने रिसोर्स को, अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को, ठीक है। नेक्स्ट अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेज। अगर आप पैसे, आज लॉकडाउन हो रखा है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कोविड-19 की वजह से वो पूरी तरह से बंद है, ठीक है। तो आप जो आज बिजनेस के लिए ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल बिजनेस के लिए, कपड़े वालों के लिए शॉक है,
ठीक है, ये एक तरह का शौक है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, आज अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की बदौलत वो अपने आप को आगे चल के संभालेंगे और जो पैसे उन्होंने सेव कर रखे हैं उसको फिर से इन्वेस्ट करेंगे और हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, हेल्प करता है हमें शॉक और सरप्राइजेस को अवॉइड करने में। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। ये क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक लिंक है किसके बीच में, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में, ठीक है। ये किस तरह से काम करता है, ये एक लिंक की तरह काम करता है। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन डिसाइडिंग डेप्ट, इक्विटी एंड ये सब, मतलब कि कितना उधारी है, कितना शेयर होल्डर्स को बांटना है, क्या चीज़ है, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा कहाँ से आएगा, ये सारे फाइनेंशियल डिसीजन, इन सब के बीच में फाइनेंशियल प्लानिंग क्या एक लिंक की तरह काम करता है। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में। कैसे हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में, जो और बिजनेस फंक्शंस होते हैं जैसे प्रोडक्शन, सेल्स फंक्शन, उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। जैसे मुझे अपना प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ाना है, 10 टाइम्स, तो मुझे अपना फाइनेंशियल प्लानिंग देख करना होगा ना अच्छे से कि मुझे हर साल जो 50 करोड़ रुपए मुनाफा हो रहा है उसमें से कुछ पैसा और बचा कर रखना है ताकि मैं अपने प्रोडक्शन को 10 गुना बढ़ा पाऊँ। तो ये हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में। लिंक्स प्रेजेंट विथ फ्यूचर, ठीक है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, आज ये लिंक करता है प्रेजेंट टाइम को फ्यूचर से। जैसे आज मैंने डिसाइड किया कि मेरा सेविंग हो रहा है 50 करोड़ रुपए, मेरा जो है प्रॉफिट आ रहा है। मैंने अपना फाइनेंशियल प्लानिंग किया कि अगले 3 साल में मुझे 30 करोड़ रुपया चाहिए होगा अपनी कंपनी के लिए। तो आगे की मैंने प्लानिंग की, फ्यूचर प्लानिंग है ये मेरी, और आज प्रेजेंट का है। तो ये क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में लिंक बनाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। सो दिस होल वाज योर फाइनेंशियल planning, importance of financial planning, objective of financial planning, and here it was about your dividend decision. Next is your capital structure. Capital structure क्या होता है, proportion of debt and equity used for financial operations of business. कितना कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कितना आप डेप्ट, कितना आप उधार लेंगे अपनी कंपनी के लिए, कितना आप इक्विटी, कितना आप अपनी कंपनी का शेयर बेच के आप कमाएंगे, कितना आप अपनी कंपनी का शेयर बेच के अपने पास पैसा लाएंगे, कहाँ कहाँ से आप फाइनेंस की व्यवस्था करेंगे अपनी बिजनेस को आगे चलाने के लिए। ये आपका होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला डेप्ट माइनस, डेप्ट का मतलब होता है उधारी, ठीक है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क। डेप्ट इज रिस्की, डेप्ट उधार आप किसी से ले रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, उसे इंटरेस्ट पे करना होगा, जो कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। आपने किसी से उधार लिया है तो हो सकता है वो आपसे कुछ साइन भी करवा ले कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे कि अगर पे नहीं कर पाता तो कंपनी मेरी हो जाएगी, तो ज़मीन मेरी हो जाएगी, तो रिस्की होता है डेप्ट, ठीक है। दोनों का जो कॉस्ट होता है और रिस्क होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल इज लेस देन इक्विटी कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल में क्या होता है कि आपका कॉस्ट कम होता है इक्विटी से।